स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका क्लास 10 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट कोड 405 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर है, जो कि आपके बोर्ड्स 2026 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज़ में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, पूरा प्लेलिस्ट है IFM का, उसको चेक कर लीजिएगा। बाकी आज का जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसको देखते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, व्हाट इज प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो मेन डिफरेंस है वो आपसे पूछा गया है, वो क्या है। तो सेविंग जो है आपका इन्वॉल्व्स पुटिंग मनी इन अ बैंक, वाइल इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व परचेजिंग सिक्योरिटीज। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आपका यही सबसे मेन डिफरेंस है, ठीक है। सेविंग में क्या होता है कि आप जो है अपने पैसे को बैंक में डाल देते हैं या फिर अपने पास कैश रख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, कोई भी सिक्योरिटीज़ जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, शेयर्स, कुछ भी चीज़ को आप परचेस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी डिफरेंस। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन जो है आप देख लीजिएगा, वो जो है रिलेवेंट नहीं है इस क्वेश्चन के हिसाब से। उसके बाद हमारा जो ई बुक है वो आपको पता होगा 29 रुपीज़ में ही मिल रहा है, ठीक है। 2 ई बुक है हमारे पास। आपका IFM का सैम्पल पेपर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन बैंक है वो भी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब स्लाइड में गड़बड़ी हो गया है, बट हमारा पास सैम्पल पेपर और साथ में इसका क्वेश्चन बैंक नोट्स के साथ सब कुछ अवेलेबल है। आप बस हमें इन दोनों में किसी में से एक नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको जो ई बुक है वो मिल जाएगा बस 29 रुपीज़ पे, ठीक है। जो कि मतलब बहुत ही सस्ता है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स नॉट ए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। इनमें से कौन सा जो है वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज नहीं है इंडिया में। तो रिकॉग्नाइज आपका NSE BSE तो है, बट आपका जो COD है इसमें कन्फ्यूजन होगा। बट सिंपल सा चीज़ है कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो लंदन का है, इंडिया का नहीं है। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये जो है ये भी इंडिया का ही है। तो ये आपका रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज नहीं है इंडिया में। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ सेबी इन द सिक्योरिटीज मार्केट। मतलब जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसमें सेबी का जो मेन रोल है वो क्या है। टू प्रोवाइड लोन्स टू इन्वेस्टर, सेबी लोन प्रोवाइड करता है, नहीं करता है। टू रेगुलेट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, तो सबसे मेन रोल क्या है सेबी का, इन्वेस्टर्स को क्या करता है वो रेगुलेट करता है, उनके जो इंटरेस्ट है मतलब उनके जो चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी होने से बचाता है। तो यही मेन रोल है सेबी का, ठीक है। बाकी जो है वो कुछ सेकेंडरी रोल्स है। ये जो मेन रोल उनका क्या है कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा जो है डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, मतलब कि जिसमें आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जिसको लेने के लिए। तो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट देखिए, आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो आपको उसमें कुछ पे करना है, नहीं करना है, ठीक है। इक्विटी शेयर्स जो है, ठीक है, ये भी आपका नॉर्मल आपको ओनरशिप मिलता है। इंडेक्स फंड जो होता है वो सब भी नॉर्मल ही होता है। डिबेंचर्स जो है आपका डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो आपका जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका जो हमारा फिफ्थ है, व्हाट डज IPO स्टैंड्स फॉर। IPO का मतलब क्या है, IPO जो फुल फॉर्म है आपसे पूछा गया है। तो IPO का फुल फॉर्म क्या है आपका, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इंटरनल प्राइवेट ऑफरिंग, इंटरनेशनल पब्लिक ऑप्शन, इनिशियल प्राइवेट ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO मतलब सबसे पहले जब शेयर्स लिस्ट किया जाता है, शेयर्स को ऑफर किया जाता है पब्लिक को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, IPO कहते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर रेफर्स टू। किसी भी शेयर का फेस वैल्यू किस चीज़ को रेफर करता है। फेस वैल्यू क्या है आपका, नॉमिनल वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। जो भी शेयर सर्टिफिकेट होता है उसमें एक नॉमिनल वैल्यू प्रिंटेड किया जाता है, मिनिमम वैल्यू जो होता है उसी को हम लोग शेयर मतलब जो शेयर का फेस वैल्यू कहते हैं, जो कि आपका 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये यही के आसपास रहता है, आपका ज़्यादा नहीं होता है। तो फेस वैल्यू क्या है आपका, जो नॉमिनल वैल्यू आपका शेयर सर्टिफिकेट पे प्रिंटेड रहता है, ठीक है। इसका जो हमारा 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉरेन कैपिटल इशुएंस। फॉरेन कैपिटल इशू करने का जो कौन सा एग्जांपल है इसमें, ठीक है। फॉरेन कैपिटल इशुएंस का एग्जांपल कौन सा है, तो IPO जो है आपका फॉरेन कैपिटल इशुएंस नहीं है, बोनस शेयर्स भी नहीं है, स्टॉक स्प्लिट भी नहीं है, ये सब रिलेटेड नहीं है। फॉरेन कैपिटल इशुएंस से कौन रिलेटेड है आपका, ADR, जिसको हम लोग अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉरेन कैपिटल से रिलेटेड टर्म है। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट इज। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का जो मेन डिफरेंस है वो आपसे पूछा गया है। तो प्राइमरी मार्केट डील्स विद न्यू इशू, सेकेंडरी मार्केट डील्स विद एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। तो सबसे मेन डिफरेंस तो आपका यही है कि जो प्राइमरी मार्केट होता है उसमें क्या होता है, जो नए इशूज़ होता है जैसे कि IPO मैंने बताया, उस सब चीज़ों में डील किया जाता है। सेकेंडरी मार्केट में जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ है, मतलब कि कोई शेयर पहले से लिस्टेड है तो उसी को आप बाय सेल कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में, तो आपका सेकेंडरी मार्केट में कंसिडर किया जाता है। तो ये होगा आपका मेन डिफरेंस। उसका जो हमारा 12th नंबर क्वेश्चन है, डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम।
डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर जो है उसमें मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव्स क्या होता है। तो डेरिवेटिव्स का जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसका जो वैल्यू है वो किस चीज़ से डिराइव होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो डेरिवेटिव्स का जो वैल्यू है किस चीज़ से डिराइव होता है, अंडरलाइंग एसेट लाइक स्टॉक, कमोडिटीज और इंडिसेस, ठीक है, कोई भी ऐसा अंडरलाइंग एसेट जिसके ऊपर डेरिवेटिव का वैल्यू डिपेंड कर सकता है। जैसे कि आपका अगर निफ्टी 50 का इंडेक्स पे डेरिवेटिव का वैल्यू डिपेंड करता है तो आपका इंडिसेस पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। ऑप्शंस वगैरह जो होता है वो वैल्यू किसी चीज़ पे डिपेंड करता है, कोई स्टॉक के ऊपर डेरिवेटिव का वैल्यू डिपेंड कर सकता है, किसी कमोडिटी के ऊपर कर सकता है। तो डेरिवेटिव का खुद का वैल्यू नहीं होता है, उसके अंदर एक अंडरलाइंग एसेट होता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, स्टॉक, कमोडिटी, इंडिसेस, कुछ भी हो सकता है, जिसपे उसका वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड ऑप्शंस, फ्यूचर और ऑप्शन के बीच का सबसे मेजर डिफरेंस क्या है वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे मेजर डिफरेंस क्या है, फ्यूचर आर ओब्लिगेटरी कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस गिव द राइट टू नोट द राइट बट नोट द ऑब्लिगेशन, ठीक है। मतलब फ्यूचर्स क्या है आपका, ओब्लिगेटरी कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब फ्यूचर्स में अगर आपने खरीदा है तो आपको उस फ्यूचर डेट पे उस कमोडिटी को, मतलब उस सिक्योरिटी को आपको परचेस करना पड़ेगा। ओब्लिगेटरी मतलब कंपलसरी है, आपको खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। फ्यूचर जो है उसमें आपको ओब्लिगेशन रहता है कि आपको वो चीज़ को खरीदना पड़ेगा, चाहे उसका प्राइस कुछ भी है। बट ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, इसमें आपके पास राइट रहता है बाय करने का, ठीक है, कि आपको कोई एक कमोडिटी जो है उस प्राइस पे मिल सकता है, मतलब कोई भी प्राइस रहे आपका राइट है कि आप जो है उसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें आपका ओब्लिगेशन नहीं होता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि आपका पास ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन से आप समझिए ऑप्शन है आपके पास कि आप खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट फ्यूचर जो है उसमें आपको ओब्लिगेशन रहता है कि आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो यही जो है मेजर डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो 14 क्वेश्चन है, व्हाट डस ISIN स्टैंड फॉर, ISIN क्या है। ISIN जो है आपका, इस चीज़ से मतलब कंफ्यूज मत होइए, इंडियन और इंटरनेशनल। आपका जो ISIN है वो आपका इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ठीक है। आप इंडियन मतलब टिक करके मत आइएगा, ठीक है, आपको सेम सेम ऑप्शंस लगेगा, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर ISIN, ठीक है। आपको मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना है एग्जाम में। उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीमेटेरियलाइजेशन रेफर्स टू, डीमेटेरियलाइजेशन रेफर्स टू, डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब पूछा गया है आपसे। तो मैंने आपको डीमेटेरियलाइजेशन पढ़ाया था, ठीक है। डीमेटेरियलाइजेशन क्या होता है, कन्वर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स टू फिजिकल सर्टिफिकेट्स, ये गलत है, ये नहीं होगा, ये अपोजिट है, ठीक है। ये रीमेटेरियलाइजेशन होता है, कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जब हम लोग फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डीमेटेरियलाइजेशन, ठीक है। तो वो जो होगा आपका डीमेटेरियलाइजेशन होता है, जिसको हम लोग डीमेट भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसका जो हमारा नेक्स्ट है, ठीक है, 16 नंबर क्या है, ए डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, डीपी इस, डीपी क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो डीपी क्या है आपका, एन एजेंट ऑफ द डिपोजिटरी दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू इन्वेस्टर। डीपी क्या है, कोई भी एक एजेंट, ब्रोकर जो कि क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को। जैसे कि आपका ग्रो हो गया, ज़ेरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, तो वो सब क्या है, डीपी है। क्यों, क्योंकि वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको, इन्वेस्टर को, ठीक है। उसका जो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, NAV स्टैंड्स फॉर, NAV क्या है। तो NAV जो है आपका म्यूचुअल फंड से रिलेटेड टर्म है। तो जो NAV होता है उसका जो एक्चुअल मतलब होता है वो होता है नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। ये म्यूचुअल फंड में यूज़ होने वाला टर्म है। जो म्यूचुअल फंड वाला चैप्टर है उसमें मैंने इस चीज़ के बारे में भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप उन चैप्टर्स को पहले देख लीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो NAV का मतलब आपको पता चल गया। उसके बाद फिर आपका NFO इन म्यूचुअल फंड रेफर्स टू, NFO क्या होता है, NFO क्या होता है, NFO होता है आपका न्यू फंड ऑफर, ठीक है। न्यू फंड ऑफर जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, NFO, ठीक है। NFO मतलब आपका न्यू फंड ऑफर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, ए स्टॉक स्प्लिट रिजल्ट्स इन, मान लीजिए किसी भी कंपनी का स्टॉक जो है स्प्लिट हुआ, मतलब कि 2-4 जितने भी पार्ट्स में वो डिवाइड हुआ, ठीक है। तो उससे क्या होता है, स्टॉक अगर डिवाइड हुआ तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो वो जो आपका क्या चीज़ दिखाएगा, सबसे पहले इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेयर्स। मान लीजिए आपके पास 2 शेयर्स था, तो अगर वो 1:1 के रेशियो में स्प्लिट हुआ है तो 4 शेयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इंक्रीज हुआ नंबर ऑफ शेयर्स में, एंड प्रोपोर्शन डिक्रीजेस इन शेयर प्राइस, और प्रोपोर्शनल डिक्रीज होगा शेयर प्राइस पे। मतलब कि अगर उस स्टॉक का वैल्यू जो था, पहले एक स्टॉक का वैल्यू 100 रुपये था, तो 2 अगर वो हो गया तो 50-50 दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो यही जो है मेजर इंपैक्ट हम लोग को देखने को मिलता है स्टॉक स्प्लिट के बाद। उसका जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो क्या है, द टर्म एक्स डिविडेंड मीन्स, जो एक्स डिविडेंड टर्म है उसका मतलब आपसे पूछा गया है।
द स्टॉक विल रिसीव द अपकमिंग डिविडेंड, कट ऑफ डेट फॉर गेटिंग द डिविडेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कट ऑफ डेट फॉर गेटिंग द डिविडेंड। मतलब कि एक्स डिविडेंड डेट एक होता है, उसके बाद अगर आप शेयर्स को परचेस करते हैं तो जो अपकमिंग डिविडेंड है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होते, ठीक है। जैसे कि अगर कोई भी एक शेयर है, मान लीजिए कोई भी जो जनरल, मतलब मान लीजिए टाटा मोटर्स का एक शेयर है, उसमें क्या हुआ कि एक्स डिविडेंड डेट जो है आपका 27 अक्टूबर, मतलब आज का डेट था, ठीक है। तो एक्स डिविडेंड डेट अगर आज है तो आज के बाद में अगर उसको परचेस करूंगा तो जो नेक्स्ट अपकमिंग डिविडेंड होगा वो मुझे नहीं मिलेगा, बट मैंने अगर कल किया होता, ठीक है, तो मुझे वो मिल जाता। तो इस तरह से जो है एक्स डिविडेंड डेट होता है, तो कट ऑफ डेट होता है किसी भी डिविडेंड मिलने का। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। बाकी अगर आपको ई बुक चाहिए, ये वाला देख सकते हैं आप, क्लास 10 फाइनेंशियल मार्केट का कंप्लीट नोट्स, मोस्ट लाइकली सोल्व क्वेश्चन, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस 29 रुपीज़ में आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। ये ई बुक जो है आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, और आप जो है इसको लेके एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी आज का वीडियो यही तक था। कमेंट कीजिएगा कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, हम आपका लिए वीडियो जो है ज़रूर लेके आएंगे। थैंक यू।